हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी। जी हां, सही सुना आपने, डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी। आज से आप लोग मुझे यूट्यूब पर डेल्टा केमिस्ट्री क्लासेस से सर्च नहीं करेंगे, बल्कि डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी के नेम से सर्च करेंगे। यार, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने केमिस्ट्री तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने अभी तक बायो स्टार्ट नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, और जब तक आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट दोबारा से ओपन नहीं होती है, तब तक मैं आप लोगों के साथ में बना रहूंगा और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो चलिए आज हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाता हूं। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो शाहरुख खान साहब की एक मूवी आई थी कभी, चाहत। तो उस चाहत में एक सॉन्ग था, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं यहां पर उस सॉन्ग को रिसाइट कर रहा हूं, आप लोगों को शायद याद आए। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता। शायद आप लोगों को कुछ याद आया होगा। मतलब चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। अरे गलत है यार, बेकार की बात है, वाहियात बात है। मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन ना होता तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। जी हां, रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, या अर्थ पर हमारे आने की जो वजह है वो रिप्रोडक्शन है। आइए जरा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमारा ये जो रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन यहां पर देख सकते हैं, दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना हुआ है, री एंड दूसरा प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। और अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, मतलब जीव जंतु, सजीव लोगों की बात हो रही है। तो जो सजीव लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब निकल के आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म का दोबारा बनना। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है, तो इस लिविंग प्रोसेस को, इस बायोलॉजिकल फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो आप सोचिए, आप इस दुनिया में किस तरीके से आए? आपके पापा जी और आपके मम्मा जी, उन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस किया है, और उस रिप्रोडक्शन की वजह से आपका फॉर्मेशन हुआ है या फिर मेरा फॉर्मेशन हुआ है। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अपने जैसे का क्या मतलब है? अरे यार, आप लोग इंसान है ना, तो आपके मां बाप भी तो इंसान है, मतलब इंसान ने इंसान को जन्म दिया। अगर कोई डॉग है तो ऑब्वियस सी चीज है, उसकी जो प्रोजनी होगी वो डॉग प्रोजनी होगी। अगर कोई एलिफेंट
रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी प्रोजनी एलिफेंट होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसान एलिफेंट को बर्थ दे या एलिफेंट डॉग को बर्थ दे, डॉग किसी कैट को बर्थ दे। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है तो वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी द एबिलिटी ऑफ any living organism to produce their progeny similar to itself। प्रोजनी की जगह पे आप ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाने वाली वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से वो अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है, अपने ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करता है, अपनी संतान बना सकता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस एबिलिटी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और मैंने कहा था रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सजीव वस्तुओं के अंदर ये एबिलिटी होगी, लेकिन निर्जीव वस्तुओं के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी। मतलब ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज लिविंग प्रोसेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस समझ में आ रहा है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, इसलिए हमने कह दिया कि ये लिविंग प्रोसेस है। लेकिन यहां पर ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों लिखा है, आप खुद सोचें बेटा। बायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, जो भी लिविंग प्रोसेसेस हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस ही तो कहलाई जाएंगी, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, अपनी संतान बनाने की एबिलिटी नहीं होती। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। क्या इस एक मार्कर से 2 मार्कर बन सकते हैं, 4 मार्कर बन सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हां, कभी ना कभी आप लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे, आप लोगों की शादी होगी, आप रिप्रोड्यूस करेंगे, आप अपनी संतान बनाएंगे, आप अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करेंगे। मैं भी फ्यूचर में अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करूंगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं इट इज अ लिविंग प्रोसेस एंड इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब एक बात तो आप लोग जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी ना कभी तो डेड होंगे, उनकी कभी ना कभी तो मृत्यु निश्चित है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी जीव जंतु हो, अगर उसका इस धरती पर जन्म हुआ है तो वो एक निश्चित समय तक ही जीवित रहेगा और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। और ये जो लाइफ स्पैन है, ये जो आयु काल है, ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग स्पेशीज का अलग होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन इज बेसिकली व्हाट, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को ही हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। मैं यहां पर मेंशन करूंगा द पीरियड ऑफ एनी
लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो वो पीरियड जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक का होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। और लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। एनसीईआरटी में कुछ लिविंग इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन मेंशन किए गए हैं, तो वो मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में। जैसे अगर हम लोग बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक होता है। 1 से 2 हफ्ते में ही इसकी डेथ हो जाएगी। अगर हम लोग फ्रूट फ्लाई की बात करें, मधुमक्खी की बात करें, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की बात करें, इसका लाइफ स्पैन 2 वीक का होता है, 2 हफ्ते का होता है। राइस प्लांट, इसका लाइफ स्पैन 3 से 4 महीने का होता है। रोज 5 to 7 years। क्रो, कौआ 15 years। काउ एंड डॉग, इनका लाइफ स्पैन जो है वो ऑलमोस्ट 20 to 25 years होता है। अगर हम लोग बात करें बनाना की, तो बनाना का एवरेज लाइफ स्पैन 25 years होता है। ये 25 years तक ही जीवित रह सकते हैं। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। लाइफ स्पैन आप लोगों को सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म के याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ऐसे तो दुनिया में लाखों प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, तो किस किस के लाइफ स्पैन आप लोग याद रखेंगे? आपके लिए जो जरूरी है आप सिर्फ वही याद रखें। आगे हम लोग बात करेंगे क्रोकोडाइल, ऑलमोस्ट 16 years। हॉर्स 50 to 60 years। एलिफेंट 60 to 70 years। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉर्टॉइज 100 to 150 years। पैरट 140 years। हम लोग बात करेंगे आगे बनियान ट्री, बरगद का पेड़, ऑलमोस्ट 250 to 300 years। आगे बात करेंगे हम लोग मैंगो की, 300 years। बात करेंगे पीपल ट्री की, 900 to 1500 years। और अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस का WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो लाइफ स्पैन होता है वो एवरेज लाइफ स्पैन है 55 to 60 years। तो यहां पर मैंने जो भी लाइफ स्पैन आपको मेंशन किए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मेंशन है। इसके अलावा आप लोग लाइफ स्पैन के ऊपर बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद ना करें। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को एक्सप्लेन किया।
कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है, वो स्पेसीज टू स्पेसीज एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। स्पेसीज टू स्पेसीज मतलब इंसान का अलग है, घोड़े का अलग है, शेर का अलग है, तितली का अलग है, राइस का अलग है, गेहूं का अलग है। तो अलग अलग स्पेसीज का लाइफ स्पैन अलग अलग है, लेकिन एक ही स्पेसीज के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी अलग अलग होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या सारे इंसान 55 से 60 साल तक ही जिएंगे? ये एक एवरेज निकाला गया है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे, बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जो 50 साल तक भी नहीं पहुंचते होंगे, जो जवानी में ही जिनकी डेथ हो जाती होगी, या बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो सेंचुरी अपनी मार देते होंगे, 100 ईयर्स के बाद भी उनकी डेथ नहीं हो रही है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करती है और स्पेशीज टू स्पेसीज भी वेरी करती है। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन को उसके साइज से कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है आप सोचें कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बहुत बड़ा है, डिफ्यूज है, तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा, और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात को नहीं मानते कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन को उसके साइज से रिलेट किया जा सकता है। तो मैं यहां पर एक नोट पॉइंट मेंशन करूंगा, द लाइफ span of any living organism cannot be correlated with their size। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को आप उसके साइज के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे लाइफ स्पैन ऑफ साइज ऑफ क्रो एंड पैरट ऑलमोस्ट सिमिलर, बट क्रो का लाइफ स्पैन अभी मैंने बताया 15 इयर्स और पैरेट का लाइफ स्पैन मैंने आप लोगों को बताया 140 इयर्स। आप लोग खुद देखें, सबने कौवा भी देखा होगा, तोता भी देखा होगा, दोनों के साइज ऑलमोस्ट एक बराबर होते हैं, लेकिन इनके लाइफ स्पैन तो आप देख लीजिए, कौवे का 15 साल, तोते का 140 साल। तो अगर साइज से रिलेट करते तो कौवा और तोते का जो लाइफ स्पैन है वो आपस में रिलेट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर कहां हो रहा है, मतलब लाइफ स्पैन को साइज के साथ आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। या फिर दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, जैसे साइज ऑफ मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने ऑलमोस्ट बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला है। काफी हद तक इनका लाइफ स्पैन एक दूसरे के साथ में सिमिलैरिटी शो करेगा, लेकिन बट अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया मैंगो का जो लाइफ स्पैन है वो मैक्सिमम 300 इयर्स हो सकता है, लेकिन पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो अभी अभी मैंने बताया था 900 इयर्स से 1500 इयर्स तक हो सकता है। तो साइज तो सेम थे, लेकिन लाइफ स्पैन में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। इट मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को उसके साइज के साथ में आप लोग को रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मौत है, मृत्यु है,
वो निश्चित है। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी बर्थ हो और उसके बाद में उसकी डेथ ना हो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन टाइम तक ही अपनी लिविंग स्टेट में रहता है और उसके बाद में वो अपनी लिविंग स्टेट को छोड़ देता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। जी हां, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो सर्टेन है, निश्चित है। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक निश्चित आयु काल तक ही जीवित रहता है, इसका मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वही यहां पर एक्सप्लेन किया है मैंने, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, दैट इज नो वन इज इमोर्टल। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमर कैसे है, इनकी डेथ क्यों नहीं होगी? आइए जरा उसका भी रीजन मैं बताता हूं। बिकॉज सिंगल सेल्ड organism divide itself into progeny. Are you getting my point? समझिए जरा। जैसे मान लीजिए आप कैसे आए हो इस दुनिया में, आप सोचने की कोशिश करो कि आपके पप्पा से आपको क्या मिला है या आपके मम्मा से आपको क्या मिला है। क्या ऐसा हुआ कि आपके पप्पा या आपकी मम्मा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक पार्ट में आप बन गए, एक पार्ट में आपका भाई बन गया या आपकी बहन बन गई? ऐसा तो नहीं हुआ है ना। आपके पापा आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मम्मा आज भी है। इसका मतलब जब मम्मा ने पापा ने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन किया, तो उन्होंने अपने आप को डिवाइड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बॉडी से कुछ ऐसा हमको दिया जिससे हम लोगों का फॉर्मेशन हो गया। वो चीज क्या थी? वो थे गैमीट्स। पापा ने हमको स्पर्म दिया, मम्मा ने हमको ओवम दिया। वो स्पर्म ओवम के साथ में फ्यूज हुआ और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। उस जाइगोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ, और जब हम लोग मां के यूट्रस के अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो गए थे तब मां की बॉडी से हम वेजाइना के थ्रू बाहर आ गए, जिसको हम कहते हैं पार्च्यूरेशन, आप लोग कहते हो बर्थ। तो इसका मतलब यह है जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है या हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं तो हम अपने आप को डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम अपनी बॉडी में से कुछ पार्ट्स रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते, ये अपने आप को डिवाइड कर देते हैं प्रोजेनी का फॉर्मेशन कराने के लिए, और डिवाइड होके प्रोजेनी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, जैसे ये कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि ये एक सेल अपने आप को दो सेल्स में कन्वर्ट कर देगी। अगर ये पेरेंट है, अगर ये पेरेंटल सेल है, तो ये जो सेल बनी है दोनों, ये दोनों कहलाई जाएंगी प्रोजेनी सेल, या फिर हम इनको नाम देंगे डॉटर सेल्स।
तो ये जो प्रोजनी सेल बनी है या जो डॉटर सेल्स बनी है, ये इस पेरेंट से ही तो बनी है। जब ये पेरेंट सेल डिवाइड कर जाएगी तब ये 2 सेल बन गई। इसका मतलब इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। अब तो ये 2 इंडिविजुअल हो गए। अब ये डिवाइड करेंगे, इन 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। अब सोचो हर बार में रेट डबल होता चला जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम मानते हैं कि इनकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। हां, इनके डिवाइड करने से पहले अगर ये मर जाए, इनकी डेथ हो जाए, तब तो इनकी डेथ पॉसिबल है। लेकिन अगर ये डिवाइड कर गए तो ये लगातार अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करते रहेंगे। कोई ना कोई सेल तो लगातार डिवाइड करेगी और प्रोजनी में कन्वर्ट होती रहेगी। तो वो जो प्रोजनी बन रही है वो पेरेंट ही तो है, वो पेरेंट ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है बार बार। इसीलिए कहा जाता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के दौरान अपने आप को खुद को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोगों की डेथ होती है। इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मृत्यु निश्चित है। नो वन इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमर माने जाते हैं, क्यों? बिकॉज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ इनटू प्रोजेनी, क्योंकि ये प्रोजनी जो बन रही है वो इन्हीं से बन रही है। ये अपने आप को ही प्रोजनी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब आप लोग खुद सोचें, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई दूसरी स्पेसीज हो, प्लांट्स हो, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आप लोगों को दिखाई देते हैं। आप सोचिए, क्या धरती पर मैंगो ट्री अभी आया है? क्या हमारी अर्थ के ऊपर इंसान आज आया है? क्या सिर्फ आज ही इंसान मौजूद है? इंसान तो 1000 साल पहले भी था, 10,000 साल पहले भी था, और भी पहले था। इसी तरीके से जितनी भी स्पेसीज आज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, वो सिर्फ आज से ही नहीं है, वो हजारों लाखों सालों से इस धरती के ऊपर पाई जा रही है। सर, आपने तो कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अनिश्चित काल तक इस धरती के ऊपर नहीं रह सकती। लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि हजारों सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती के ऊपर पाए जा रहे हैं। सर, ये हुआ कैसे? ये हुआ रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मर गए होंगे उस दौर के, लेकिन उस दौर में उन्होंने अपनी प्रोजनी का तो फॉर्मेशन किया होगा ना। उन प्रोजनी से वो प्रोजनी ग्रो हुई होगी, मैच्योर हुई होगी, और मैच्योर होने के बाद में उसने रिप्रोड्यूस किया होगा, नई प्रोजनी का फॉर्मेशन कर दिया होगा। तो लगातार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन किया होगा, और उसकी वजह से ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने आप को मेंटेन करके रख पाए होंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन हुई होगी। तो ये रिप्रोडक्शन ही है जिसकी वजह से हमको जो स्पेसीज 10,000 साल पहले दिखाई देती थी वो आज भी दिखाई देती है। जो 10 लाख साल पहले स्पेसीज दिखाई देती थी वो आज भी अर्थ के ऊपर दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, तो उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। हाउ vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousands of years। हमारी धरती पर पिछले हजारों लाखों सालों से प्लांट्स की, एनिमल्स की बहुत सारी स्पेसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कैसे एग्जिस्ट कर पा रही हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनफाइनाइट तक तो जिंदा नहीं रह सकता है, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन किया होगा। वो तो मर गए होंगे,
उनकी तो डेथ हो गई होगी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन किया होगा। वो प्रोजनी पेरेंट बनी होगी, उसने अपनी प्रोजनी बनाई होगी। अब ये प्रोजनी ग्रो करेगी, वो अपनी प्रोजनी बनाएगी, यही काम चलता रहेगा, यही रिप्रोडक्शन कहलाया जाता है। जैसे आप सोचिए, आपके परदादा, आपके परदादा से दादा, परदादा तो चले गए होंगे ना कभी, फिर दादा। अब बहुत सारे लोगों के दादा होंगे, मेरे तो नहीं है। दादा, दादा से आपके पापा, पापा से आप, और आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपकी अगली जनरेशन आएगी। तो एक ही स्पेसीज की जो कॉन्टिन्यूटी है, उस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने का काम होता है रिप्रोडक्शन का। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, रिप्रोडक्शन ना होता तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा ड्यू टू रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन enables continuity of species generation after generation। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी स्पेसीज की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो निरंतरता है, उसको मेंटेन करने का काम होता है रिप्रोडक्शन का। जैसे आपके जो परदादा थे या परदादी थी, वो एक पीढ़ी, उसके बाद अगली पीढ़ी हो गई, दादा दादी से आए, मम्मी पापा एक अलग पीढ़ी हो गई, और मम्मी पापा से आप लोग आए, आप एक अलग पीढ़ी हैं, आप एक अलग जनरेशन है। आप लोग अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करेंगे, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो स्पेसीज तो एक ही है ना, सारे के सारे इंसान हैं, लेकिन उनकी जो स्पेसीज में जनरेशन आती चली जा रही है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन है रिप्रोडक्शन की वजह से। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, रिप्रोडक्शन ना होता तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होती और मैं भी ना होता। तो यहां पर मैंने आपको मेंशन किया। वैसे तो ये 11 का टॉपिक है स्पेशीज, लेकिन आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं आप यहां पर एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज स्पेशीज। स्पेशीज कैसे आप पहचानेंगे कि ये स्पेसीज है क्या, मैं आप लोगों को बताता हूं। द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैविंग सेम morphological and anatomical features। एंड दूसरा पॉइंट ये है, they able to reproduce their progeny या फिर ऑफस्प्रिंग विद ईच अदर। मैं समझाता हूं आपको। स्पेशीज, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैविंग सेम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर। ऐसे लिविंग इंडिविजुअल का समूह जो बाहर से दिखने में एक जैसे हों, जिनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक जैसे हों। मार्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की एक्सटर्नल फीचर्स, जैसे बाहर से जो दिख रहा है आपको, जैसे मेरी 2 आंखें हैं, एक चेहरा है, एक नाक है, सर पे बाल है, वियर्ड है, मुस्टेच है, ये सब क्या है? मेरी मॉर्फोलॉजी है। मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो यही सारे कैरेक्टर तो हर लड़के के अंदर होंगे, या लड़की की आप बात करोगे तो उसके जो भी कैरेक्टर्स होंगे, तो इंसानों में सारी लड़कियों के कैरेक्टर बाहर से देखने में एक जैसे होंगे। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, एंड एनाटॉमिकल फीचर्स मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सारे इंडिविजुअल की एक जैसी होगी। जैसे मेरी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड पर एक हार्ट है, तो हर इंसान की लेफ्ट हैंड साइड पर चेस्ट में एक हार्ट होगा, 2 लंग्स होंगे, एक लिवर होगा, इंटेस्टाइन होंगी, 2 किडनी होंगी, एक ब्रेन होगा, 2 आंखें होंगी। तो सभी इंसानों में ऐसा ही होगा ना। मतलब
ऐसे लिविंग इंडिविजुअल का ग्रुप जिनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम हो, एक्सटर्नल फीचर सेम हो और उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर भी सेम हो, ऐसे लोगों के ग्रुप को हम लोग स्पेशीज कहते हैं। तो आप लोग सोचिए, आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी शो करोगे? इंसान के साथ, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ या हाथी के साथ? सोचिए, ऑब्वियस सी चीज है, आप इंसान के साथ में सिमिलैरिटी शो करोगे। मतलब ये जो इंसान है ये अपने आप में एक स्पेशीज है। हाथी किससे सिमिलैरिटी शो करेगा? ऑब्वियस सी चीज है, हाथी से। कुत्ता कुत्ते के साथ, हां कुतिया के साथ भी सिमिलैरिटी शो करेगा। जो बिल्लियां हैं वो बिल्ली के साथ में सिमिलैरिटी शो करेगा। मतलब ये इंसान एक अलग स्पेशीज है जिसको हम लोग होमोसेपियंस है, हम लोग। कैट अलग स्पेशीज है, डॉग अलग स्पेशीज है, एलिफेंट अलग स्पेशीज है, राइस अलग स्पेशीज है, व्हीट अलग स्पेशीज है, क्योंकि इनके मार्फोलॉजिकल फीचर्स और एनाटॉमिकल फीचर्स सारे इंडिविजुअल्स के एक जैसे होंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखनी है, यही एक्सप्लेन करती है स्पेशीज को। दे एबल टू रिप्रोड्यूस देयर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग विद ईच। ये मिलकर, साथ में मिलकर, अगर एक ही स्पेसीज के लोग हैं तो एक ही स्पेसीज के अपोजिट सेक्स के इंडिविजुअल मिलकर अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सकेंगे। अगर ये एक स्पेसीज के इंडिविजुअल हैं तो मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल मिलकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि ये अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सके। आइए मैं देखो डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑब्वियस चीज है, लड़की की। अगर कोई लड़की है तो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरत होगी लड़के की। क्यों? क्योंकि लड़की और लड़का एक ही स्पेसीज के हैं, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप खुद सोचो कि एक लड़का, एक इंसान क्या बिल्ली के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्या एक लड़का बिच के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्या एक लड़का शेरनी के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं ना। इसका मतलब इंसान अलग स्पेशीज है, शेर, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, ये अलग स्पेशीज हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो हमेशा दिमाग में यही सोच लेना कि क्या ये रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं? अगर साथ में रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं इसका मतलब ये एक ही स्पेसीज के हैं, और अगर ये साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये एक स्पेसीज के इंडिविजुअल नहीं है। तो स्पेसीज बेसिकली व्हाट? द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हैविंग सेम morphological and anatomical features and they able to reproduce their progeny means offspring with each other। तो ये स्पेसीज की यहां पर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दी, इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है तो इस फिनोमिनन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, उसकी अब ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योर हो जाएगा। और जब लिविंग इंडिविजुअल मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, जब वो प्यूबर्टी को एक्वायर कर लेगा, तो अब वो भी रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करने के बाद कभी ना कभी उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये बर्थ चलती रहती है। पहले बर्थ होती है, बर्थ के बाद में ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद में रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फाइनली डेथ हो जाती है। तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा द ऑफस्प्रिंग grow, matures, reproduce, means in turn form their progeny। मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं ये
मैच्योर होंगे, पहले ग्रोथ होगी इनकी, जब ग्रोथ हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये मैच्योर हो गए। जब भी कोई लिविंग इंडिविजुअल मैच्योर होगा उसके बाद में वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, reproduction and finally death। हम लोगों के साथ में भी तो यही होने वाला है। सबसे पहले हमारी बर्थ हुई है, बर्थ होने के बाद हम लोगों की ग्रोथ हुई है, क्योंकि अब सारे लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग अब अपने एडोलिसेंट पीरियड में हैं, अपनी टीन एज में हैं। इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो चुकी है, अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, अब आप रिप्रोडक्शन करने लायक हो चुके हैं। क्या इंडिकेशन है कि आप रिप्रोडक्शन करने लायक हो चुके हैं? आपकी बॉडी में सेक्सुअल सेंसेशन होते होंगे या बॉडी के अंदर एक एक्साइटमेंट होता होगा सेक्स करने के लिए। यह सबसे बड़ी निशानी है आप लोगों के लिए कि आप लोग रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गए हैं। फिर अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों की डेथ हो जाएगी। और यही होता रहता है कि आप जो अपनी प्रोजेनी छोड़कर जाएंगे, उस प्रोजेनी की बर्थ हुई, वो ग्रो करेगा, प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद में वो भी चला जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड फाइनली डेथ। अभी लाइफ स्पैन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, और जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो जाती है, बर्थ के बाद में इसके अंदर जो फेज चलती है उस फेज को हम कहते हैं ग्रोथ फेज, जहां पर ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ फेज कहते हैं या फिर जुवेनाइल फेज कहते हैं या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और ये जो वेजिटेटिव फेज है वो मोस्ट पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए बोला जाता है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो उसकी बर्थ से, बर्थ का मतलब जब वो उसका सीड जर्मिनेट हुआ होगा उस टाइम से जब उसकी ग्रोथ होगी, जब तक हम कहेंगे उसकी वेजिटेटिव फेज चल रही है। इसको ग्रोथ फेज यहां पर क्यों बोला है? ग्रोथ फेज इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ क्या होती है? आप अभी इतना समझिए, किसी भी चीज का बढ़ना, जो इंक्रीजमेंट है, उस इंक्रीजमेंट को ही आप लोग ग्रोथ कहोगे। आप सोचें, आप लोगों की जब बर्थ हुई होगी तो आप लोगों का साइज इतना नहीं होगा, आपके बॉडी के ऑर्गन का साइज इतना नहीं होगा। उसके कंपैरिजन में आज आपके बॉडी के डायमेंशंस ज्यादा हैं, डायमेंशंस बढ़े हुए हैं, आपकी हाइट भी ज्यादा है, आपका वेट भी ज्यादा है, आपके ऑर्गन का साइज, आपके ऑर्गन का मास सभी पहले से ज्यादा है। तो इंक्रीजमेंट हुआ है ना, तो उस इंक्रीजमेंट को ही हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो ये ग्रोथ फेज वो फेज होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिन चेंजेस के बाद वो लिविंग इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने लायक बनता है। और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाता है, अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने लायक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो मैच्योर हो गया है। मतलब तब आती है मैच्योरिटी। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो यहां से अब ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको पहले मैच्योर होना होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी आना जरूरी है। जैसे आप सोचें, अगर मान लो कोई 4 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का है और इतनी ही छोटी लड़की है, क्या ये अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के पार्ट्स या इनकी बॉडी के सेक्स ऑर्गन अभी इस लायक नहीं है, इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है।
ऑर्गन्स के अंदर वो हार्मोनल चेंज अभी नहीं आए हैं जो गैमीट्स का फॉर्मेशन कर सके या रिप्रोडक्शन कर सके। इनकी बॉडी अभी इस लायक नहीं है। तो ग्रोथ फेज में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इस लायक बनाया जाता है कि ये रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सके। और जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो वो मैच्योर हो जाते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर अगली फेज आती है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कब से कब तक मानोगे? जब से किसी भी लिविंग इंडिविजुअल ने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जब तक वो अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकता है, वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज कहलाई जाएगी। और समझ लीजिए, जब किसी लिविंग इंडिविजुअल ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, अब उसकी बॉडी के अंदर वो टेंडेंसी नहीं रही, वो एबिलिटी नहीं रही कि वो अब फर्दर अपने ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सके, वहीं से समझ लेना बुढ़ापा आ गया है। उस फेज को कहते हैं सेनेसेंट फेज। बुढ़ापा मतलब आप कैसे पहचानोगे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बूढ़ा हो गया? तो बूढ़ा होने का मतलब यह है अब इसके अंदर प्रोजेनी के फॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं रही होगी, ये अब अपनी प्रोजेनी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो कोई भी लिविंग इंडिविजुअल प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर रहा था, अब अचानक से उसकी एज तो बढ़ ही रही है, अब जब एज बढ़ रही थी अचानक से उसने अब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो अब ये कहलाया जाएगा कि ये सेनेसेंट फेज में पहुंच गया है, ये बुढ़ापे वाली अवस्था में पहुंच गया है, वृद्ध अवस्था में पहुंच गया है। सेनेसेंट फेज आएगी, बुढ़ापा आएगा, और आप लोग जानते हैं बुढ़ापे के बाद में क्या आती है? बुढ़ापे के बाद में काल आता है, और बुढ़ापे के बाद में उस काल को हम क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। तो यहां पर आकर एक बात फिर से कंफर्म हो गई, ईच एंड every organism can live only for a certain period of time. Death is a certainty. No one is immortal except single cell organism. तो यहां पर ये जो भी है बर्थ से लेके डेथ तक, मैंने कहा था लाइफ स्पैन है, तो लाइफ स्पैन में इतना सब कुछ होता है। बर्थ होगी, बर्थ होने के बाद में बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ताकि वो रिप्रोडक्शन करने लायक बने। अब ये कोई भी चेंज हो सकते हैं, ये केमिकल चेंज हो सकते हैं, ये फिजिकल चेंज हो सकते हैं, ये हार्मोनल चेंज हो सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। जब ये चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाएगा, समझ लेना मेच्योरिटी आ गई है, वो सेक्सुअली मेच्योर हो गया है, फिर वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाई जाएगी। जब तक रिप्रोडक्शन करेगा रिप्रोडक्टिव फेज है, जब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे वहीं से ही बुढ़ापा शुरू है, वहीं से सेनेसेंट फेज है, और बुढ़ापे के बाद अल्टीमेटली डेथ निश्चित है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा था, डेथ इज सर्टेन। अब हम लोग जरा बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत है ना इस दुनिया में। देखिए, हमारे अर्थ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग प्रकार की बायोडायवर्सिटी है। मैं यहां पर सबसे पहले आप लोगों को बायोडायवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। लार्ज बायोडायवर्सिटी, अब यहां पर देख लीजिए, बायोडायवर्सिटी लिखा हुआ है, बायो दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना है। बायो का मतलब है लिविंग, और डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या फिर विभिन्नता, या ऐसा समझ लो वैरायटी। डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मैं यहां पर मेंशन भी कर रहा हूं। अब जरा सुनिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटीज अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हैं, जो पाई जा रही हैं, वो बायोडायवर्सिटी कहलाई जाती है। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, और हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म का जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका है, अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करने का तरीका है, वो अलग अलग है। मतलब मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं, ईच organism has evolved own
मैकेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, या फिर मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाई, और इन सब बातों का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हर प्रकार की स्पेसीज का रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो अपना अलग अलग होता है, वो अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। आप यहां पर ये समझ लीजिए कि वो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं। वैसे तो आप लोग समझ लीजिए कि इस अर्थ पर अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर हो चुकी हैं, डिस्क्राइब हो चुकी हैं, जिनकी टेक्सोनॉमिकल स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, जिनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज, मतलब 17 लाख से 18 लाख अलग अलग स्पेसीज हैं, और वो डिफरेंट स्पेसीज को हम लोग रखते हैं 5 अलग अलग किंगडम में। जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं मोनेरा, या फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इन्हीं अलग अलग कैटेगरी में वो 17 लाख से 18 लाख स्पेसीज एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए मोनेरंस क्या है। मोनेरंस होते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल ही ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क कर रही हो, एंड प्रोकैरियोटिक, और ये सेल प्रोकैरियोटिक हो, ट्रू टाइप की सेल ना हो, प्रिमिटिव टाइप की सेल हो। प्रिमिटिव टाइप की सेल का क्या मतलब है, इन सेल्स के अंदर ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो, तो ऐसी सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल एक कोशिका ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, लेकिन हां यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। जहां पर भी आपको बायो में यू लिखा हुआ दिखाई दे, इसका मतलब होता है ट्रू या फिर एडवांस। मतलब ऐसी सेल्स जिनके अंदर एडवांस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, या मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सारे प्रकार के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो, तो ऐसी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो प्रोटिस्टा को अगर एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करूं, तो ऐसे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिन सेल्स के अंदर ट्रू टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सारे के सारे प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। फंजाई, फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में मल्टी सेलुलर होती है। बॉडी होती है इनकी थैलॉइड टाइप। थैलॉइड टर्म आया है थैलस से, और थैलस हम लोग ऐसी बॉडी को बोलते हैं जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट ना हो। ऐसी कोई भी बॉडी जो रूट, लीफ एंड स्टेम में डिफरेंशिएट ना हो, उसको थैलस कहते हैं। और इस थैलस वाली बॉडी के लिए हम लोग कहते हैं थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन फंजाई के अंदर ना तो रूट होता है, ना स्टेम होता है, और ना ही लीव्स होती है, बस एक मास होता है। थैलॉइड बॉडी होगी। इसके साथ साथ ये नॉन ग्रीन होते हैं, ये हरे कलर के नहीं होते हैं, इवन कलरलेस होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब यह है कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड का प्रोडक्शन खुद से कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, फूड का प्रोडक्शन कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं
जो कीमोसिंथेटिक मेथड से अपनी फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ज्यादातर ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। प्लांटी में ज्यादातर मल्टीसेलुलर के साथ साथ ग्रीन बॉडी जो होगी, ब्रांच्ड बॉडी होती है, इर्रेगुलर बॉडी होगी। आप सोचिए, प्लांट की कोई पर्टिकुलर शेप होती है? प्लांट की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। कौन सी ब्रांचिंग कहां से निकल आई ये कोई कंफर्म नहीं होता है। आपके हाथ कंधे से निकलने थे ये कंफर्म था, आपके जो पैर हैं वो आपके पेल्विस गर्डल से निकलने थे ये कंफर्म था, और सभी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन आप किसी ट्री को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे, सेम स्पेसीज के ट्री को आप ऑब्जर्व करना तो आप देखोगे कि उनके अंदर ब्रांचिंग का पैटर्न रेगुलर नहीं है। तो इर्रेगुलर बॉडी होती है और ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। और दूसरी चीज, इनकी बॉडी जो होती है वो फिक्स्ड बॉडी होती है, ये मूव नहीं कर सकते। प्लांट क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं ना। तो प्लांट को पहचानने का तरीका है मल्टीसेलुलर, ग्रीन, ब्रांच्ड, इर्रेगुलर बॉडी, खाना खुद बनाएंगे और फिक्स्ड रहेंगे अपनी जगह पर। एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स रखे जाते हैं और एनिमल्स के कैरेक्टर क्या है? मल्टी सेलुलर होंगे। ग्रीन होते नहीं है भैया, नॉन ग्रीन होते हैं। आप क्या हरे हो? हल्क ही तो हरा है सिर्फ, वो हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। नॉन ग्रीन होंगे। हमारी बॉडी का एक पैटर्न होता है, हमारी बॉडी रेगुलर बॉडी होती है। क्या आप लोगों में से कोई खाना बना पाता है? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप हरे कपड़े पहनकर निकले हो और धूप में आप निकले हो और आपके हाथ पैरों से गेहूं की बालियां निकलने लगी हो, फ्रूट्स निकलने लगे हो? ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, हम लोगों के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं है। अगर मान लो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लिया तो उस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी नहीं है। फूड का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता। इसीलिए हम लोग इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हुए, ठीक है। और हम लोग जानते ही हैं कि हमारी बॉडी फिक्स नहीं होती, हमारी बॉडी मूव कर सकती है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। अब यहां पे प्लांटी और एनिमेलिया में मैं बता दूं प्लांटी में क्या क्या आता है। प्लांटी में जैसे सिंपल प्लांट से शुरू करते हैं, एल्गी, उसके बाद में ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और सबसे एडवांस टाइप के प्लांट है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और जिनके जाइलम के अंदर वेसल प्रेजेंट होती है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। एनिमेलिया में यहां पर क्या क्या आएगा? एनिमेलिया में फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा, ये सारे एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो आप देखें, एनिमल तो अलग अलग टाइप के हैं, प्लांट्स अलग अलग टाइप के हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। इसीलिए इतनी अलग डाइवर्सिटी जो है, और उस हर डाइवर्सिटी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका है वो अपना अलग अलग होता है, वो अपने अपने तरीके से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग नोट करें इसको। अब हम लोग जरा बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मोड है, क्या तरीका है। देखो यार, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोड है,
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड मतलब तरीका। वो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कई बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है हैबिटाट के ऊपर कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां रहता है, किस अवस्था में रहता है। तो सबसे पहले तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हैबिटाट के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे कोई कहेगा हैबिटाट क्या है? जहां पर कोई भी लिविंग इंडिविजुअल रह रहा होता है वो उसका हैबिटाट कहलाया जाता है। द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज देयर हैबिटाट। जहां पर कोई जीव जंतु रह रहा होता है, अपना जीवन यापन कर रहा होता है, वो उसका हैबिटाट कहलाया जाता है। जैसे कोई पानी में रह रहा है तो उसका हैबिटाट एक्वेटिक हैबिटाट हो गया। अगर कोई जमीन के ऊपर रह रहा है तो उसका हैबिटाट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हो गया। तो कैसे वो रिप्रोड्यूस करेगा वो उसके हैबिटाट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उसकी बॉडी के अंदर कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, बॉडी के अंदर किस प्रकार के फंक्शंस हो रहे हैं, ये भी ये डिसाइड करते हैं कि लिविंग इंडिविजुअल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स, जिनके ऊपर डिपेंड करता है हाउ दे रिप्रोड्यूस। अदर फैक्टर्स जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ये डिसाइड करता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन का एक व्यू दिया है, या समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, और पूरी सीरीज चलती रहेगी 1 बाय 1 लेक्चर वाइज। मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। आप यहां पर बोर्ड पर पूरी एनसीईआरटी का डिसेक्शन होते हुए देखेंगे, डिस्कशन नहीं, डिसेक्शन होते हुए देखेंगे। मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी लाइन यहां पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आप लोग रेगुलरली वीडियो देखें, मैं प्रॉपरली आप लोगों के लिए अपडेट रहूंगा, रेगुलरली वीडियो पोस्ट करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।